हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वाणिज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे कि वाणिज्यवाद क्या है और हमारे विश्व के इतिहास में वाणिज्यवाद का क्या महत्व रहा है और उसके उदय के क्या कारण थे। तो वाणिज्यवाद की विचारधारा से संपूर्ण विश्व जो था वो प्रभावित हुआ था। और वाणिज्यवाद की हम बात करते हैं तो वाणिज्यवाद की काल या समय का जब जिक्र आता है तो इसकी शुरुआत जो है 14वीं शताब्दी के अंत और 15वीं शताब्दी के शुरू का समय जो है वो लिया जाता है। उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी तक ये विचारधारा या ये वाणिज्यवाद जो था वो परिवर्तनों के साथ जो था ये चलता रहा था। इनमें मूलभूत परिवर्तन समय-समय पर वाणिज्यवादी जो विचारधारा थी उसमें होते रहे। तो 16वीं शताब्दी में व्यापार के प्रसार के परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप के देशों में आर्थिक विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। देशों में अब ये धारणा प्रकट होने लगी थी कि अगर देश की आर्थिक उन्नति अ, अगर देखी जाए तो वो व्यापार में ज़्यादा उसमें संभावनाएँ नज़र आती हैं। जबकि कृषि का क्षेत्र जो है वो या कृषि का विकास जो है वो एक सीमा तक हो सकता है। जबकि व्यापार और वाणिज्य का प्रसार जो है उसकी सीमाएँ जो है वो अनंत हैं। यानी कि असीमित संभावनाएँ जो हैं वो वाणिज्यवाद में या व्यापारवाद में छिपी हुई हैं। तो इस तरह से जो था जितने भी राष्ट्र राज्य हुए बड़े राष्ट्र राज्य हुए उन्होंने व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए अपने देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं जो थी वो पैदा करनी या ऐसी साधन पैदा करने शुरू कर दिए जिससे कि देश की उन्नति हो सके। तो वाणिज्यवाद का जब हम अर्थ पढ़ते हैं कि वाणिज्यवाद क्या है, तो वाणिज्यवाद को व्यापारवाद भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा वाणिज्यवाद जो है वो व्यापार पर आधारित है। वाणि व्यापारवाद भी इसको कहा जाता है और इस शब्द का प्रयोग जो है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन इसको परिभाषित किसी ने परिभाषित इसको नहीं किया, ठीक है? लेकिन फिर भी अपने आप में वाणिज्यवाद जो है इतना प्रभावी रहा कि इसको कई सदियों तक जो है ये इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था 1776 में। और उन्होंने वाणिज्यवाद की संरक्षणवादी नीति की कटु आलोचना की तथा इसके विपरीत मुक्त व्यापार की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया था। तो इस तरह से जो था वाणिज्यवाद या वाणिज्यवादी की जो प्रयोग था, शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडम स्मिथ ने किया था। और इसके साथ ही 1882 ईस्वी में अंग्रेजी विद्वान विलियम कनिंघम ने अपनी पुस्तक द ग्रोथ इंग्लिश इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में वाणिज्यवाद का शक्ति की प्रणाली के रूप में प्रयोग किया है कि अगर कोई भी देश जो है वो व्यापार या आर्थिक रूप से मजबूत है तो वो शक्तिशाली देशों में वो गिना जाएगा। क्योंकि हम आगे इसको विभिन्न इसके एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं कि वाणिज्यवाद का इतने फैलने के या वाणिज्यवाद के क्या उद्देश्य रहे। तो उस समय की जो विचारधारा थी उस विचारधारा में जो था वाणिज्यवाद को इस तरह से कहा जाने लगा था, यानी कि इतना अधिक इसका प्रचार और प्रसार हो गया कि जो व्यापारी वर्ग था वो चाहता था कि राजा विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे ताकि अधिक से अधिक धन जो है वो व्यापार फैलाने में वो लगा सके। इसके साथ साथ उसमें सोने चांदी का से जो था वो प्राप्त किया जा सके। यानी कि व्यापार के प्रसार व धन की आमदनी से राजा को भी आर्थिक लाभ होता था। इसलिए जो था राजा ने क्या किया कि जो भी व्यवस्थाएं थी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो सभी संभावनाएं जो थी वो व्यापारियों को देनी शुरू कर दी। क्योंकि जैसे-जैसे देश में धन आएगा, सोना चांदी आएगा तो राजा का राजकोष जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है? इसके साथ-साथ राज्य की को आर्थिक रूप से मजबूत आधार प्रदान होगा और धन संपदा जब आती है तो
कोई भी देश जो है वो शक्तिशाली बनता है। तो वाणिज्यवादियों ने ये नारा भी दिया, अधिक सोना चांदी प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। ठीक है ना? अधिक सोना चांदी प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। और वो कैसे होगा? वो व्यापार से होगा, वाणिज्य से होगा, विदेशी व्यापार से होगा। ठीक है ना? अगर उसको व्यापार को संरक्षण दिया जाता है राज्य के द्वारा, तो व्यापार जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है? और जब व्यापार बढ़ता है तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है। तो इसके वाणिज्यवादियों ने जो था इसके कई उद्देश्य बताए कि वाणिज्यवाद जो है उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। उसका उद्देश्य क्या था कि देश की आर्थिक उन्नति के लिए जो है स्थानीय और प्रांतीय नीति के स्थान पर राष्ट्रीय नीति लागू की जाए। किसके लिए? व्यापार के लिए। ठीक है? इसके साथ साथ देश के व्यापार और उद्योग पर अधिक से अधिक बल दिया जाए। देश के व्यापार और उद्योग पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए। यानी कि उन्होंने कृषि जो था उसको सेकेंडरी कर दिया कि कृषि जो है वो एक सीमित संभावनाएं है कृषि में, लेकिन उद्योग और व्यापार और जो वाणिज्य है उसकी संभावनाएं जो है वो असीमित है। इसके साथ साथ व्यापार संतुलन देश के पक्ष में रखने के लिए आयात मूल्यों की तुलना में निर्यात मूल्यों को बढ़ावा देना। यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चर जो सामान है या जो हमारा प्रोडक्ट जो सामान है, उसको अगर हम विदेश में उसका व्यापार कर रहे हैं तो उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है? और इसके साथ साथ बाहर से कोई माल आ रहा है, तैयार माल आ रहा है, उसकी कीमत हमें कम रखनी चाहिए। ठीक है? ताकि हमारा पैसा जो है वो बाहर ना जाए। ठीक है? बाहर से धन आए, सोना चांदी आए, लेकिन देश का सोना चांदी बाहर ना जाए। इसलिए आयात जो है उसके मूल्य जो था वो कम करने के लिए कहा। इसके साथ साथ अधिक मात्रा में सोना चांदी का संचय करके देश धन को धनी बनाना, ये उद्देश्य था वाणिज्यवादियों का। इसके साथ एक आप और दे सकते हैं कि धन और सोना चांदी से राजनीतिक और सैनिक शक्ति बढ़ा कर देश शक्तिशाली बन सकता है। ठीक है? बनाना, देश को शक्तिशाली बनाना। इसके साथ साथ देश के लिए उपनिवेशों की स्थापना करना तथा उपनिवेशों में ऐसी आर्थिक नीतियां लागू करना जो कि मात्र देश के लिए, यानी कि जो राष्ट्र राज्य है जो उस उपनिवेश पर अपना अधिकार उसने कर रखा है या वो उसका उपनिवेश है, उसका व्यापार और उद्योग में उसकी उन्नति होना। तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कि इंग्लैंड ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया था तो उसका क्या उद्देश्य था कि इंग्लैंड का अधिक से अधिक लाभ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिक से अधिक धन जो था वह भारत से लेके जाना और इंग्लैंड तक पहुंचाना, इंग्लैंड का फायदा हो। तो ऐसा सभी जितने भी राष्ट्र राज्य थे उनका उद्देश्य वाणिज्यवादियों का यही था कि जो उपनिवेश में ऐसी आर्थिक नीति लागू की जाए जिससे मातृ देश के व्यापार और उद्योग को अधिक लाभ हो। तो ये तो थे वाणिज्यवाद के उद्देश्य। तो अब वाणिज्यवाद के उत्थान के क्या कारण थे? किस तरह से ये उत्थानित हुआ या ऐसी कौन-कौन से चीज़ें या फैक्टर्स जो थे उन्होंने इसको वाणिज्यवाद को इफ़ेक्ट किया कि ये इतना ज़्यादा, यानी कि 14वीं शताब्दी के अंत से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये विभिन्न इसमें परिवर्तन हुए, लेकिन ये एज़ इट इज़ इसका बढ़ोतरी जो थी वो वाणिज्यवाद की होती थी। तो कारणों की अगर हम बात करें तो राष्ट्र राज्यों का उत्थान। ठीक है? मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था थी, आप सबको पता है, और सामंत जो थे वो पूरी की पूरी अपने एरिया की अर्थव्यवस्था को देखते थे और उनकी अर्थव्यवस्था भूमि और कृषि पर आधारित थी। ठीक है? उन्होंने व्यापार और वाणिज्य की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि सामंतवाद जो है वो व्यापार और वाणिज्य के लिए बाधा थी। लेकिन जब ये सामंतवादी व्यवस्था थी उस समय जो था निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी कि निरंकुश शासकों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इससे पहले व्यापारी किसके पास थे? सामंतों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि ये सामंत व्यवस्था जो है उनके व्यापार में, उनके विदेशी व्यापार में बाधक बन रही है, तो उन्होंने किसको का समर्थन देना शुरू कर दिया? वो शासक जो थे उनका समर्थन देना, उनको शक्ति प्रदान करनी शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ कि निरंकुश शासन व्यवस्था लागू की और निरंकुश शासन व्यवस्था के अंदर जो शासक था उसने पूर्ण रूप से जो था वो व्यापारियों का सहयोग और समर्थन उन्होंने उसने करना
शुरू कर दिया। तो ये निरंकुश शासन व्यवस्था की वजह से जो था, आप देखेंगे कि व्यापार और वाणिज्य का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ था। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जितनी भी जो भी ये शासक थे, राष्ट्र राज्यों के जो शासक थे, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों का पालन करना शुरू कर दिया था और व्यापार और उद्योग को राजकीय संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन जो था वो टैक्स के रूप में कहाँ जाएगा? राजकोष में जाएगा, राजा के पास आएगा, ठीक है? और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर जो था, फ्रांसीसी राष्ट्रीय निर्माता लुई 16 जो था, उसने इस ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे, यानी कि उद्योगों को संरक्षण देना शुरू कर दिया था, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था। उसने जो था एक मुद्रा, यानी कि पूरे फ्रांस में एक मुद्रा का प्रचलन रहेगा, समान माप-तोल जो है वो सारे उसमें किया जाएगा। इसके साथ-साथ जहाज़ों का निर्माण जो था करना शुरू कर दिया, बंदरगाहों को विकसित करना शुरू कर दिया था। ये सब चीज़ें जो है एक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि लुई 11वें ने की थी, उसके बाद लुई 14 और ने भी इसको आगे बढ़ाया था। ये सब जो था इसकी वजह से जो था फ्रांस के अंदर वाणिज्यवादी जो नीतियाँ थी उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था और फ्रांस जो है वो राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा था। इसके साथ-साथ अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर भी वाणिज्यवाद, क्योंकि इंग्लैंड में तो होना ही था, क्योंकि सबसे पहले आप देखेंगे कि व्यापारिक जो व्यवस्थाएँ हैं, वो सब की सब इंग्लैंड में के फ़ेवर में थी, ठीक है? तो हेनरी सप्तम ने 1485 से 1509 तक उसने शासन किया था और सामंती व्यवस्था का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। यानी कि यहाँ पर निर्कुल शासन व्यवस्था आ गई थी। अब उसने व्यापार और उद्योगों को संरक्षण दिया और पड़ोसी देशों से व्यापारिक संधियां जो थी वो करनी शुरू कर दी। अब पड़ोसी देशों से व्यापारिक संधियां हुई तो व्यापार जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? इसके बाद जो था हेनरी अष्टम आया, उसने 509 से 1509 से 1547 ईस्वी तक जो था वाणिज्यवाद की नीतियां, विभिन्न नीतियां अपनाई, जिससे कि इंग्लैंड के अंदर जो है वो वाणिज्यवाद का विकास जो था वो चरम सीमा तक पहुंच गया था, ठीक है? उसके बाद एलिजाबेथ आए। एलिजाबेथ ने 1558 से लेके 1603 तक उन्होंने शासन किया और उन्होंने शासन काल में यानी कि हेनरी सप्तम से जो शुरू हुई थी व्यवस्था शुरू हुई थी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उसको एलिजाबेथ ने 1558 में जब उन्होंने सिंहासन पर वो बैठी थी और 1603 तक जब तक वो उनका शासनकाल रहा, उन्होंने इंग्लैंड को एक व्यापारी राष्ट्र जो था वो बना दिया था। यानी कि सबसे बड़ा अगर व्यापारिक कोई देश था तो वो कौन था? इंग्लैंड था, ठीक है? और इसके आप देखेंगे कि इंग्लैंड जो है वो अपने समय का जो है वो सबसे शक्तिशाली देश था, आर्थिक रूप से भी, ठीक है? जहाज उस पे देखें तो जहाज रानी है, समुद्र पर भी उसका एकाधिकार था। बंदरगाहें जो थी उसके पास बहुत ज़्यादा थी। उपनिवेश की अगर बात करें तो 17वीं 18वीं शताब्दी की जब हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उपनिवेश जो थे वो इंग्लैंड के पास ही थे। तो इस तरह से जो था इन राष्ट्र राज्यों के उत्थान ने वाणिज्यवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो दूसरा है पुनर्जागरण। आपने पुनर्जागरण को का भी चैप्टर पढ़ा है, तो पुनर्जागरण जो है वो उसका अर्थ क्या होता है कि पुनर्जागृत करना। पुनर्जागृत वो हर एक एस्पेक्ट्स पे आ जाता है कि आप अपनी संस्कृति में पुनर्जागृत अपने आप को कर रहे हैं या आपकी बौद्धिक चेतना जो है उसको आप पुनर्जागृत कर रहे हैं या अन्य और भी बहुत से इसमें आप ले सकते हैं कि पुनर्जागरण पुनर्जागरण का मतलब है दोबारा से उसको चेतना को जागृत करना। तो जब पुनर्जागरण ने जो था भी इसको व्यापारवाद या वाणिज्यवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि पुनर्जागरण की वजह से जो था अब क्या कहा जाने लगा कि पुनर्जागरण ने में जो था भौतिक जो था उसको प्रोत्साहित किया जाता था, भौतिकवाद को प्रोत्साहित किया पुनर्जागरण ने। इसके साथ-साथ धर्म में जो अंधविश्वास थे, उनको दूर करके समाज को आगे बढ़ाने का काम जो था इस पुनर्जागरण के द्वारा किया गया था। बहुत से आपके इसमें आपके
विद्वान थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को के अंदर वापस से एक बौद्धिक चेतना जो थी वो जागृत की थी। तो इससे क्या हुआ कि पुनर्जागरण ने मानवतावाद, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया, प्रयोगवाद उसको बढ़ावा दिया, तर्क बुद्धि पर अत्यधिक उसने जोर दिया, जिससे कि लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर परलोक जीवन सुधारने की बजाय एट प्रेजेंट का जो जीवन था उस को सुधारने का जो था उन्होंने के लिए सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि भौतिक सुख सुविधा जो था उसको की तरफ सोचना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ उनके द्वारा ये कहा गया, जो हमारे धर्म सुधार जो या पुनर्जागरण के जो हमारे नेता थे, उन्होंने ये कहा कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास जो है वो भौतिक वादी व्यवस्था के माध्यम से हो सकता है। इसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा बौद्धिक सॉरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक सुख समृद्धि की को आवश्यक बताया है। ठीक है, तो इसके क्या किस कैसे ये भौतिक जो है समृद्धि कैसे आएगी? वो आएगी जब आपके पास धन होगा, ठीक है? आप आर्थिक रूप से मजबूत होगे, तभी आप भौतिक सुख साधनों को जो थे उसको पूरा कर सकेंगे। तो ये पुनर्जागरण ने जो था लोगों की मानसिकता जो थी वो चेंज कर दी थी, और धन के महत्व जो था उसको लोगों के अंदर उसको बढ़ाया था। उसके बाद भौगोलिक खोजें, आप देख सकते हैं कि भौगोलिक खोजें जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण थी इसको वाणिज्यवाद का विस्तार करने में या वाणिज्यवाद के उदय के कारणों में, क्योंकि पुनर्जागरण के समय जो था हमारा आपने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसे वैज्ञानिक खोजें हो चुकी थी जिनमें तर्क देकर जो था उसको सिद्ध किया जाता था। ठीक है, यानी कि उस बात को सिद्ध करके लोगों को उसको समझाया जाता था। अब भौगोलिक खोजों में भी ये चीजें सामने आई। जब प्रिंटिंग प्रेस का जो था इसका प्रिंटिंग प्रेस जो है इसका आविष्कार हो गया था, उसकी वजह से मानचित्र जो थे वो काफी उनमें सुधार आया था। इसके साथ साथ 15वीं शताब्दी में हल्के और मजबूत बड़े जो कुतुबनुमा जहाज होते हैं उनका निर्माण करवाया जाने लगा, ताकि हवा के वेग से जो है वो लंबी यात्रा जो है वो की जा सके। इसके साथ साथ उस समय कंपास का भी की भी खोज हो चुकी थी, और ठीक ठीक दिशा का अनुमान जो था वो उससे लगाया जाता था। और इसके के अंदर भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल और स्पेन के जो शासक थे उन्होंने उनकी भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि पुर्तगाली और स्पेन के जो थे वो शुरू से ही साहसी नाविक जो थे वो थे। और पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा, उसने 1498 ईस्वी में पूरे आशांत द्वीप का चक्कर लगाकर कालीकट जो था वो पहुंचा था। यानी कि भारत की खोज जो है वो 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। इस प्रकार अगर और भी बात करें तो 1492 में कोलंबस ने अटलांटिक महासागर से अमेरिका पहुंचा था। यानी कि अमेरिका के महाद्वीप की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा की गई थी। इसी तरह से 1519 में अटलांटिक सागर दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाकर प्रशांत सागर से फिलीपींस द्वीप पर जो था वो मैगलिन नामक एक नाविक जो था वो पहुंचा। तो इस तरह से जल मार्ग और भौगोलिक खोजों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो था उसको बढ़ावा दिया। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा तो वाणिज्य तो बढ़ना ही था। उसके बाद आपका आ जाता है धर्म सुधार आंदोलन। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन की वजह से जो था लोगों के अंदर क्या हुआ था कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति जोड़ने या इकट्ठा करने की भावना जो थी वो जागृत होनी शुरू हो गई थी। इससे पहले आपको बताया कि यूरोप के अंदर जो था वो कैथोलिक धर्म का प्रभाव था। ठीक है, कैथोलिक धर्म के अंदर भी जो बाइबल के जो एज इट इज जो नियम थे उनको मानने वाले थे, और दूसरा प्रोटेस्ट धर्म था, यानी कि कुछ एक परिवर्तन करके दो धर्म माने जाते थे। लेकिन कैथोलिक धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था। और आप देखेंगे फ्रांस में देखते हैं या आप इंग्लैंड में देखते हैं तो पोप जो थे वो सबसे शक्तिशाली थे। यानी कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो थी वो पोपों के अधिकार में थी, और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे और इन पोपों के पास धन जो था वो आ रहा था। तो इसकी वजह से
पोप जो थे या चर्च जो संस्था थी उसकी उनके अंदर भ्रष्टाचार आना शुरू हो गया था। पोप, पादरी जो थे ये सब भ्रष्ट होना शुरू हो गए थे। तो ये धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया और जिससे कि लोगों को जागरूक किया गया कि आप इनके चंगुल से निकलें, ठीक है? जो ये अंधविश विश्वास फैला रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है? उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, जितने भी दार्शनिक थे उन्होंने लेखों के द्वारा लोगों को जागरूक किया, ठीक है? और धर्म में प्रचलित कैथोलिक धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थी जो कि किनके द्वारा बनाई गई थी, जो पोप थे, पादरी थे, उनके द्वारा अपने फायदे के लिए उनको लोगों पर थोपा गया था, बनाया गया था। तो उन सब का उन्होंने खंडन किया और इस की वजह से जो था क्योंकि कैथोलिक धर्म के अंदर जो था ये था कि आप सिर्फ आपको जितनी जरूरत है आप उतना धन रखेंगे, बाकी आपको धन संरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास अतिरिक्त धन है तो आप दान दें, आपको ब्याज पर या ऋण पर वो धन जो है वो नहीं देना है। तो इस तरह के प्रतिबंध थे कैथोलिक धर्म के अंदर। लेकिन इस धर्म सुधार आंदोलन की वजह से जो था लोगों के अंदर एक नई चेतना, एक तर्क बुद्धि जागी और उन्होंने जो था इसको मानने से इनकार कर दिया और उचित मूल्य और ऋण पर ब्याज देना जो था वो उसके स्वीकृति जो थी प्रोटेस्टेंट धर्म के अंदर दे दी गई। यानी कि बाद में कैथोलिक धर्म के अंदर भी इसको मान्यता मिल गई थी। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जब उनको धन संरक्षित करने की अपना धन धन जो है वो इकट्ठा करने का कि उसमें हुआ और अपना जो पैसा था उसको वो ब्याज पे दे सकते थे, तो लोगों के अंदर एक धन एकत्रित करने का जो था वो भावना जागी और जिसने व्यापारवाद या वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया था। उसके बाद धातु मुद्रा और बैंक प्रणाली का भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें आप कह सकते हैं। इससे पहले मध्यकाल में जो था व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था, ठीक है? कोई भी मुद्रा जो था उसका प्रचलन ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो था इसमें वाणिज्यवाद के अंदर आपको बताया था क्या था कि धातु मुद्रा पर जो था ज़्यादा से ज़्यादा सोना और चांदी संरक्षित करके अपना आपको मजबूत करना, देश को शक्तिशाली बनाना, ये था वाणिज्यवाद या व्यापारवाद का। इसको धातुवाद भी आप कह सकते हैं। धातुवाद भी बहुत जगह इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है वाणिज्यवाद के तहत। तो ये धातुवाद को जब बढ़ावा मिला तो व्यापार के लिए जो था उसका मुद्रा का प्रचलन हुआ और ये मुद्रा सोने, चांदी, तांबे की मुद्रा होती थी। जिस देश की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की होती थी वो उसी प्रकार की मुद्रा बनाता। 16वीं शताब्दी के उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो महारानी एलिजाबेथ जो थे उन्होंने जो था बहुत बड़े पैमाने पर मुद्रा प्रणाली में सुधार किए थे और इसके बाद साथ साथ जो था 16वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के कई भागों से सोना जो था वो कहाँ आने लगा था, इंग्लैंड में आने लगा था सोना चांदी जो था यूरोप में। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा तो उसका जो था वो आप कह सकते हैं कि व्यापार के तहत जो था वो सोना चांदी सर्कल में आ गया और इसकी वजह से जो था धातु मुद्रा जो था बहुत से देशों ने अपनी धातु मुद्रा जारी की। जहां रूस, स्वीडन जैसे देशों ने तांबे की मुद्रा जो थी उसका प्रचलन किया, वहीं फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश जो थे उन्होंने सोने के और चांदी के सिक्के जारी किए क्योंकि ये जो थे वो राष्ट्र राज्य थे, आर्थिक रूप से मजबूत राज्य थे। इसके साथ ही जो था अन्य जो देश थे उन्होंने विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो थी वो चलाई थी और इसके साथ साथ जो था एक और व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था प्रणाली जो थी वो इस समय में शुरू हो गई थी। यानी कि महाजन के द्वारा जो था पहले ऋण व्यापारी लेते थे, लेकिन अब जो था ये काम बैंकों ने शुरू कर दिया था, यानी कि बैंकों की स्थापना की गई। बैंकों ने व्यापार के प्रसार, उद्योगों का विकास और पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां जो थी वो भी शुरू हो गई थी, यानी कि ऐसी कंपनियां बननी शुरू हो गई जो कि इंश्योरेंस यानी कि सामान का इंश्योरेंस करती थी। यानी कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस या सॉरी प्राकृतिक आपदा में नहीं, अगर कोई जहाज किसी को लूट ले या और ले तो उसके सामान का को वो किया जाता था, इंश्योरेंस किया जाता था और वो कंपनी जो है वो नुकसान की भरपाई करती थी। ऐसा बहुत कम होता था तो ये आपके इंश्योरेंस कंपनी का भी की वजह से भी लोगों के अंदर एक
आप कह सकते हैं कि निर्भय होकर व्यापार करने के की आप कैसे निर्भयता से व्यापार करने का एक जोश और एक जज़्बा जो था उनके अंदर आया था। इसके साथ बैंकों की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमको बताया था कि इन बैंकों ने जो था व्यापार को बढ़ाने के लिए कम कीमत पर पैसा जो था वो देना शुरू कर दिया था, ठीक है? ऋण देना शुरू कर दिया था और इसके के उसमें जो था बहुत सी शाखाएँ जो थी बैंकों की खुल गई थी। सबसे पहले बैंक की अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था वो उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बैंक ऑफ स्वीडन, बैंक ऑफ फ्रांस, रॉयल बैंक जो कि बर्लिन में है, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में है, सेंट पीटर्सबर्ग, इस तरह के बहुत से बैंक जो थे वो विभिन्न देशों में खोल दिए गए और इन बैंकों के माध्यम से जो था मुद्रा का आदान-प्रदान किया जाता था। इसके साथ एक पॉइंट और आप दे सकते हैं जनसंख्या की वृद्धि। 15वीं और शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड और यूरोप के बहुत से देशों में जनसंख्या की वृद्धि जो थी वो बहुत तीव्रता से हुई थी। बहुत तेजी से इसकी बढ़ोतरी हुई, जनसंख्या वृद्धि ने भी वाणिज्यवाद को आर्थिक प्रगति प्रदान की क्योंकि जनसंख्या होगी, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? तो और प्रोडक्शन जब बढ़ता है, माँग बढ़ती है, तो कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो कीमत बढ़ेगी, तो कैसे क्या आएगा? पैसा आएगा। तो इसने भी जनसंख्या की वृद्धि ने भी वाणिज्यवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो इस तरह से जो था बहुत से आपने को कारण बताए गए कि वाणिज्यवाद को बढ़ावा देने के या वाणिज्यवाद के उत्थान के क्या कारण थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी को हम अगले उसमें टॉपिक में अगले उसमें कंटिन्यू करेंगे कि वाणिज्यवाद का के प्रसार या उसके क्या प्रभाव उस पर पड़े थे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।